तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दो विधियां हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं? जो यहाँ पर आपका लिखा गया है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी विधियां? दो। एक हो गया अनुमान विधि, जिसे हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, और दूसरा हो गया बीजगणितीय विधि, जिसे हम अलजेब्राइक मेथड कहते हैं। तो अनुमान विधि से हल करने के लिए हम लोगों ने कुछ ट्रिक अपनाया था। ये ट्रिक कोई रूल नहीं होता है, रूल का मतलब होता है कि वो हर जगह लागू हो, लेकिन संतुलित करने के लिए जो हम लोग ट्रिक यहाँ पर लिए हुए हैं, वो ट्रिक कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह वो लागू ही हो, हर जगह लागू, क्योंकि रूल नहीं है, रूल नहीं है। एक ट्रिक है कि लगभग लगभग जो मतलब कि असंतुलित समीकरण है, इस ट्रिक की सहायता से उसको हम क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रिक है हम लोगों का, वो है चोन रूल। C से हो जाएगा कार्बन, H से हो जाएगा हाइड्रोजन, O से हो जाएगा ऑक्सीजन, N से क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। तो इसकी सहायता से यहाँ पर कुछ असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया गया है, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास में इसको संतुलित किया हुआ था। तो आज हम लोग बीजगणितीय विधि से दी गई असंतुलित समीकरण को, रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करने के लिए सीखेंगे। कौन सा विधि से? बीजगणितीय विधि से। क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने अनुमान विधि से कुछ प्रश्नों को, कुछ रासायनिक जो समीकरण दिया हुआ है असंतुलित समीकरण, इसको संतुलित करने की कोशिश की थी। और क्योंकि ये सब चीजें जो होता है प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ढंग आएगा। तो चलिए हम लोग बीजगणितीय विधि से इसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये Mg है ये है ऑक्सीजन, दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो अपना बन जाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें मैग्नीशियम का एक परमाणु और ऑक्सीजन का दोनों मिलकर के कंपाउंड बना, जिसमें मैग्नीशियम का एक है, ऑक्सीजन का एक है। इसमें ऑक्सीजन का एक एटम जो है वो क्या हो गया? गायब हो गया है। और इसके असंतुलित होने का कारण यही है, नहीं, असंतुलित होने का कारण यही है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में जो तत्व हैं, तो उनके द्रव्यमान और अभिकार जो उत्पाद में जो तत्व है, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान इधर होना चाहिए उतना ही द्रव्यमान इधर होना चाहिए। तो एक एटम गायब होने के चलते इसका द्रव्यमान जो होगा कम हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कौन सी हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं होगा, पालन नहीं होगा। जैसे इसको आप कुछ ऐसे समझो कि मान लो अपने पास अब यहाँ पर आप देखो, ये हो गया आपका मैग्नीशियम, क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया। ये मैग्नीशियम का एक एटम हो गया। और ऑक्सीजन का कितना एटम? दो एटम। ऑक्सीजन कितना एटम? दो एटम। अब ये दोनों जब मिल गया, तो मिलने के बाद अब देखो यहाँ पर Mg का कितना? एक। Mg का कितना? एक हो गया। और ऑक्सीजन भी कितना? एक हो गया। Mg कितना? एक। और ऑक्सीजन कितना? एक हो गया। Mg कितना? एक। ऑक्सीजन कितना? एक। तो एक ऑक्सीजन इसका गायब हो गया, नहीं? जबकि होना कितना चाहिए था? इधर जब दो ऑक्सीजन है तो इधर भी कितना होना चाहिए था? दो। लेकिन एक ऑक्सीजन क्या हो गया? गायब हो गया। इस तरह से ये कहलाएगा असंतुलित समीकरण। क्या कहलाएगा? असंतुलित समीकरण। अब इसे हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो अनुमान विधि में हम लोग क्या सीखे थे कि यहाँ ऑक्सीजन दो है और यहाँ पर कितना है? एक है। तो इसमें हम दो से गुना कर देते हैं, तो ये दो ऑक्सीजन हो गया। लेकिन Mg जो है अब असंतुलित हो गया, दो है कम, तो यहाँ भी दो से गुना कर दो, Mg भी क्या हो गया? संतुलित हो गया।
तो संतुलित होने का मतलब क्या हुआ कि Mg के दो एटम, जितना एटम इधर है उतना ही एटम उधर भी हो गया। ऑक्सीजन के जितना एटम, जितना परमाणु जो है आपका अभिकारक में है उतना ही क्या हो गया, उत्पाद में हो गया, नहीं हो गया। तो संतुलित होने का मतलब ये होता है कि तत्व की जितनी, तत्व के परमाणुओं की संख्या जितनी अभिकारक में होता है उतना ही क्या होता है, उत्पाद में होता है। इतना याद रहेगा ना। अब इसको हम बीजगणितीय विधि से हल करने की, बनाने की, संतुलित करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसमें से हम ले लेते हैं ये 2 नंबर। कौन सा? 2 नंबर लेते हैं। कौन सा विधि यूज कर रहे हैं हम लोग? बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में ये आपका NH3 प्लस O2 इधर हो जाएगा N2 प्लस H2O। ये असंतुलित है। क्या चीज है? अब हम क्या करते हैं इसमें, संतुलित में हम लोग क्या करते थे, चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अभी जो हमने यूज किया था 2Mg प्लस O2, उसके बाद से यहाँ पर 2MgO, ये संतुलित समीकरण हो गया। तो संतुलित समीकरण में हम, असंतुलित था तो हमने क्या किया, इन तत्वों में किसी संख्या से गुना कर देने पर क्या हो जा रहा था, संतुलित हो जा रहा था। तो हम मान लेते हैं कि इसमें A से गुना कर दें, इसमें B से गुना कर दें, इसमें C से गुना कर दें और इसमें D से गुना कर दें, तो ये संतुलित हो जाएगा। ऐसा मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं कि इसमें A से गुना कर देते हैं, इसमें A से गुना कर देते हैं, इसमें B से गुना कर देते हैं, इसमें C से, और इसमें D से गुना कर देते हैं। और गुना करने के बाद ये मान लेते हैं कि ये अब ये संतुलित हो गया, संतुलित हो गया। जो संतुलित रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, समीकरण है जहां A, B, C एवं D कोई स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर है। मतलब इसके जगह पर कोई संख्या हो सकता है, कोई संख्या हो सकता है, कोई रियल नंबर, कोई संख्या हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं। अब ये हमने मान लिया कि अब ये संतुलित है। क्या चीज है? तो जब ये संतुलित है तो क्या होगा, N के जितने परमाणु की संख्या LHS में होगा, मतलब अभिकारक में होगा, उतना ही क्या होगा, RHS में उत्पाद में होगा। क्यों? क्योंकि ये संतुलित है, हमने मान लिया। जैसे देखो यहाँ पर ये संतुलित समीकरण है, तो Mg के जितने परमाणु LHS में होंगे उतना ही RHS में है, नहीं है? तो जब हमने मान लिया कि ये संतुलित है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर N परमाणु के लिए, N परमाणु, N का मतलब नाइट्रोजन, N परमाणु के लिए, N परमाणु के लिए। अब बताओ, ये हो गया LHS, ये हो जाएगा RHS। अब N के LHS में कै ठो एटम है, कै ठो परमाणु है? देखो यहाँ पर एक यहाँ पर छुपा हुआ है, A से नहीं गुना करोगे। जैसे मान लो यहाँ पर 1 है तो Mg के कै ठो परमाणु है? क्या किया तुमने, 2 से 1 में गुना किया, तो इसके साथ गुना करोगे, इसके साथ नहीं करोगे तो ये तो अन्याय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है तो A में 1 से गुना करोगे, A
ए में 1 से गुना करोगे ए, तो नाइट्रोजन के LHS में कै ठो परमाणु है? ए। अब RHS में देख लेते हैं, तो RHS में नाइट्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है? 2, तो 2 80 से गुना नहीं करोगे तो 2C, तो RHS में कितना? 2C। अब ये जब संतुलित है तो दोनों की संख्या बराबर ही होगा, कि नहीं होगा? तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह दे दें। क्यों? क्योंकि एक संतुलित समीकरण है, तो संतुलित है तो जितना संख्या LHS में n का होगा उतना RHS में होगा। तो LHS में कितना है? A, और RHS में 2C। तो जब ये संतुलित है तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा, नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं ना कि A बराबर 2C। अच्छा जी, अब चलते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम लोग लिखेंगे H। H परमाणु के लिए, H परमाणु के लिए, अब H देखो इधर कितना LHS में, अभिकारक में 3, अब 3 से में गुना करोगे 3 है, तो LHS में इसकी संख्या हो गया 3A। अब हम बात करते हैं RHS में। तो देखो कहां पर है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 2 से D में गुना करोगे 2D, तो RHS में इसकी संख्या हो गया 2D। अब ये दोनों बराबर होगा कि इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है कि ये संतुलित है, तो LHS में जितनी संख्या होगा उतना ही RHS में भी होगा, तो हम बराबर लिख सकते हैं 2D। कितना? अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 2। अब क्या बच गया? ऑक्सीजन, यही ना बच गया। तो चलो जी, ऑक्सीजन परमाणु के लिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का LHS में कै ठो संख्या? 2B। इधर लिखेंगे 2B बराबर बराबर। अब इधर देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर है तो 1, तो 1 में D से गुना करोगे ये हो जाएगा D। इसको हम मान लेते हैं कितना? अब तो कोई तत्व नहीं बचा। अब इसमें आपको अब एक छोटा सा काम करना है, ABCD 4 टो स्वेच्छाचार है। अब इसमें किसी एक का मान आपको 1 के बराबर मान लेना है। आप 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, लेकिन एक छोटी संख्या है जिसे गुना भाग करने में क्या होता है? आसानी होता है। तो ABCD जो 4 टो स्वेच्छाचार है, इसमें किसी का भी मान आप 1 मान सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। किसका मान हम 1 माने? अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना, अब ध्यान से देखो। यदि C के जगह पर हम 1 रखें तो 2 गुना 1, A का मान 2 हो जाएगा। C का मान हम 1 मान लेते हैं तो 2 गुना 1, तो जो आएगा A का मान कितना हो जाएगा? तो C का मान 1 माना तो A का मान 2 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर A के जगह पर क्या रखना है? 2, तो 2 तिहाई, तो 2 आकर भाग हो जाएगा तो D का मान निकल जाएगा, और D का मान जब निकल जाएगा तो B का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि C का मान 1 लिख सकते हैं। अच्छा, अब चलो यदि C का मान, चलो C का मान ही 1 ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा। नहीं, C का मान क्या करते हैं हम? 1 ले लेते हैं। तो लिखे यहाँ पर, आप इसमें से किसी का भी मान 1 ले सकते हो। A का भी मान बाटा में आएगा, भीन में आएगा, तो भीन में आएगा तो हम लोग सीखे हैं हर से क्या कर देंगे? LCM लेंगे हर का और गुना कर देंगे। तो चलो C के जगह पर क्या ले लेते हैं? 1, तो लिख देते हैं यहाँ पर, माना C बराबर 1। अब C कहाँ कहाँ पर देख लेते हैं? 1 में है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हम लिख देते हैं पहले, A बराबर 2C, 2 और C के बीच में कौन सा चिन्ह है? तो 2 गुना C के जगह पर कितना रखना है? 1, तो 2 गुना 1 बराबर कितना? 2। तो A का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब A देखो कहाँ पर है? 2 में है, तो लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 पहले लिख देते हैं, एक काम करते हैं,
2D को पहले लिख देते हैं, 3A को बाद में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 2D बराबर हो जाएगा 3 गुना ए। तो 3 गुना ए के जगह पर कितना, तो क्या ये 2 से 2 कट नहीं जाएगा, तो यही प्रकार दे जाकर भाग होगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया डी बराबर 3, डी बराबर 3, इतना हो गया। अब डी का मान निकल गया, अब डी, अब समीकरण 3 बचा, तो हम चलते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 देखो कितना है, 2 गुना डी बराबर डी है, डी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। अब ये 2 जाकर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 3/2, तो b का भी मान निकल गया 3/2 हो गया। अब सबका मान निकल गया। अब जहाँ a का, यहाँ पर a का वैल्यू रखो, यहाँ b का मान रखो, यहाँ पर c का रखो, यहाँ पर जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, अब ये संतुलित समीकरण हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर, अतः ए के जगह पर क्या लिखना है, देखो यहाँ पर, हाँ, तो ये हो जाएगा 2NH3 N प्लस बी 3/2 यहाँ पर देखो, अब सी का मान 1 रखे हैं तो 1 नहीं लिखेंगे, N2, अब प्लस डी कितना है 3H2O। अब हर में कितना आ गया, देखो ये भिन्न हो गया, भिन्न के हर में कितना, तो 2 से इसमें भी गुना कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो। तो 2 से गुना करोगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4NH3 प्लस 2 से इसमें गुना करोगे तो 2 गुने 3/2, तो 2 से 2 तो जाएगा 3O2। आगे बढ़ते हैं, 3 से यहाँ गुना, 3 से नहीं 2 से ना, तो 2 से गुना करोगे तो 2N2 प्लस 2 से इसमें गुना करोगे तो 3 दूनी 6H2O। अब चेक कर लो ये बैलेंस इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ, संतुलित इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। इसके पहले भी अनुमान विधि से चीज को हम लोग बनाए हुए हैं, ये हो जाएगा। बीजगणितीय विधि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन इससे क्या है कि आप 100% सही संतुलित कर पाओगे नहीं, इसमें किंतु परंतु वाला बात नहीं है। इसमें करना क्या है, बस ABCD मान लेना है गुणांक को, और ये संतुलित हो गया। इस तरह से LHS और RHS में तत्वों की संख्या बराबर, तत्वों की परमाणु संख्या बराबर कर लेना है। अब वहां पर किसी एक का मान आपको 1 लेकर के आगे बढ़ना है, कोशिश करना है जो सबसे ज्यादा बार है उसका मान हम क्या करें, 1 लें, क्या लें, 1 लें। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, चलिए अब हम नेक्स्ट एक और बता देते हैं, इसमें 3 नंबर बता देते हैं। कौन सा, या ये वाला, 4 नंबर बता देते हैं। चलिए, हो गया जी। चलिए अब इन सभी चीजों को हम मिटाते हैं। कौन सा बोले थे, 3 या 4, चलो नोट कर लेते हैं यहाँ पर हम 4 नंबर को, C
प्लस HNO3 CO2 प्लस NO2 प्लस H2O। नहीं, अब इसको हमें बीजगणितीय विधि से अलजेब्राइक मेथड से संतुलित करना है। अलजेब्राइक मेथड से संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी डी ई से गुना कर देंगे। यहाँ पर हम ए से गुना कर देते हैं, यहाँ पर हम बी से गुना कर देते हैं, यहाँ पर सी से, यहाँ पर हम गुना कर देते हैं डी से, यहाँ पर हम गुना कर देते हैं ई से। अब मान लेते हैं कि अब ये संतुलित हो गया। नहीं माना, अब ये क्या हो गया, इसको हम कुछ एक मान लेते हैं जो संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण है। बाकी ये भी सी क्या है सब लिख लीजिएगा। तो चलिए, अब संतुलित है तो कार्बन परमाणु के लिए, कार्बन परमाणु के लिए चलो यहाँ पे लिख देते हैं LHS। क्या लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं RHS। नहीं तो चलो LHS में कार्बन का देखो कैट हो, यहाँ पे एक है तो एक से में गुना करोगे A, तो LHS में इसकी संख्या हो गया A। RHS में आ जाते हैं, RHS में देखो C कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक छुपा हुआ है, तो एक से C में गुना करोगे C, तो A बराबर हो जाएगा C। चूंकि संतुलित है तो बराबर होना है। अच्छा जी, अब C के बाद से क्या बचा है, हाइड्रोजन। तो H परमाणु के लिए, तो H देखो यहाँ पर है, एक से B में गुना करोगे तो हो जाएगा B। इधर आ जाओ, H देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है। नहीं तो 2 गुना E, ये हो जाएगा 2E। ये हो गया आपका, एक तो हम पहले मान चुके हैं वहां पर, चलो इसको 2 मान लेते हैं। नहीं एक काम करो, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको हम A मान लेते हैं, बड़ा E। क्या चीज, बड़ा E मान लेते हैं। अच्छा जी चलो, अब H हो गया। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परमाणु। तो नाइट्रोजन देखो यहाँ पर है, एक है, तो एक से B में गुना करोगे B। इधर देखो, अब देखो नाइट्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक में D से गुना करोगे D। ये हो गया 3 नंबर। अच्छा जी, अब क्या बच गया, O ऑक्सीजन। क्या चीज, तो देखो ऑक्सीजन इधर कितना, 3B, 3 गुने B, 3B। इधर आ जाओ, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर है, तो 2C प्लस 2D, यहाँ पर 1 है, तो E में 1 से गुना करोगे। अरे गुना भाग भूल जाते E। नहीं, अब कोई संख्या रहता तो जोड़ देते, अभी अलग अलग जाति का नहीं जुटेगा तो हो गया, बात खत्म। इसको हम मान लेते हैं कितना, 4 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 4। अब हम किसी एक का A B C D E में किसी एक का मान हम 1 लेंगे। तो चलो कोशिश करते हैं, कुछ अपना लॉजिक लगाते हैं। हर चीज जो होता है ट्रिक से काम नहीं चलेगा, मतलब हर चीज को सोचोगे कि एकदम सीधा साधा, हाँ एकदम फटाफट फटाफट ऐसे कुछ कर लेते नहीं, कुछ दिमाग लगाओ कि कौन किसके जगह पर ए लें कि सभी का मान क्या हो जाए, निकल जाए। चलो कोशिश करते हैं, यदि सी के जगह पर 1 लेते हैं तो ए का मान 1 हो जाएगा। तो ए और सी बराबर है, इसलिए सी का मान 1 तो ए का मान भी कितना 1। अब सी का मान 1 हो गया, ए का मान 1 हो गया, तो इसकी सहायता से कोई और निकलने वाला है क्या, यहाँ पर सी है तो 1 रखोगे तो फिर बी डी ई का मान नहीं निकलेगा।
नहीं, तो इसका मतलब न तो सी का मान एल एक लेंगे और न ही ए का मान एक लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सी और ए का मान एक लेंगे तो समस्या आ जाएगा आगे जा करके। तो हम क्या करते हैं, यदि ई के जगह पर एक ले लें तो 2 गुना 1, तो बी का मान 2 हो जाएगा। अब बी और डी बराबर है तो बी का मान 2 तो डी का मान 2 हो जाएगा। तो ई बी डी निकल गया। और इसमें हम देखो ई बी और डी का मान रखेंगे तो सी का मान निकल जाएगा, और सी का मान निकल जितना आएगा उतना ही ए का मान होगा। तो किसका मान हम एक लेकर के चलें, ई का मान एक लेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या करें, किसका मान एक लेंगे हम, ई का। तो यहाँ पर लिखते हैं माना ई बराबर 1। अब ई कहाँ पर है, 2 में है, तो लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो b बराबर हो जाएगा 2 गुना ई, तो बराबर 2 गुना 1, नहीं होगा, बराबर कितना, तो किसका मान हो गया ये हो गया b का मान। अब तो b का मान कितना 2 हो गया। इसको बॉक्स में डाल देते हैं कि क्या क्या आपने निकाला, फटाफट ध्यान जाएगा। अब देखो b का मान और d का मान कौन सी है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से b और d कौन सी है, तो d बराबर b। तो इसका मतलब हो गया कितना 2, तो d का मान भी 2 ही हो गया, नहीं हो गया। अब समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 देखो कितना है जी, 3b बराबर 2 गुना सी प्लस 2 गुना डी प्लस यही ना। अब मान बैठा दो, जिसका जिसका मान आपको पता है बैठाओ। 3 बी का मान कितना है 2, सी का मान पता नहीं 2, डी का मान भी 2 है, ई का मान 1 है। तो 3 दूनी 2c, तो ऐसा ही रहने दो, 2 दूनी 4 है 1 5 हो जाएगा। अब ये आकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस 5 इधर आकर क्या हो जाएगा, तो 6 में से 5 जाएगा, तो 2c बराबर 1 लिख दे डायरेक्ट। तो 2c बराबर हो गया 1, तो 2 जाकर क्या होगा, तो c बराबर हो जाएगा 1/, तो c का मान निकल गया 1/2 निकल गया, और c का जितना आएगा उतना ही a का होगा। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a बराबर भी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब सबका मान निकल गया जी। अब समीकरण ए में ए बी सी का मान रख दो, तो समीकरण ए में ए बी सी डी एवं ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, मान रखने पर, तो चलो जी ए के जगह पर क्या लिखना है, तो 1/2 सी प्लस बी के जगह पर क्या लिखना है 2, तो 2HNO3। उसके बाद सी के जगह पर क्या लिखना है, जल्दी से देखो, 1/2 CO2 प्लस डी के जगह पे क्या लिखना है, तो जाएगा 2NO2 प्लस प्लस ई के जगह पे क्या लिखना है, तो एक नहीं लिखते हैं H2O, ये वाला हो गया। अब आपको क्या सीखा है, हर में देखो 2 और यहाँ भी, तो 2 और 2 का एलसीएम, हाँ 2 होगा। कौन पोपट बोल रहा है, अच्छा 2 होगा, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, नहीं तो इसमें 2 से गुना करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा सी, क्या बचेगा, प्लस 2 दूनी
4HNO3। सर जी यहाँ पर 2 से गुना करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, देखो ना, 2 गुना 1 बट्टा, तो 2 से 2 कट गया तो जाएगा CO2, 2 दूनी 4NO2 प्लस 2 से गुना करोगे ना 2H2O। अब ये आपका हो गया बैलेंस इक्वेशन। क्या हो गया? बैलेंस इक्वेशन हो गया। अभी भी कहीं डाउट है? बोलिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।